नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम उत्तर रामचरित, जो कि आपके स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगाई गई है, उसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो जो उत्तर रामचरित है वो भवभूति के द्वारा रचित है और भवभूति की 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। पहली तो है मालती माधव, दूसरी है महावीर चरित और तीसरी है उत्तर रामचरित। पहली मालती माधव जो है 10 अंकों का प्रकरण है। इसमें मालती और माधव के प्रेम और विवाह की काल्पनिक कथा को चित्रित किया गया है। दूसरा महावीर चरित है, जो कि 7 अंकों का नाटक है। इसमें रामचंद्र जी के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन है। मालती माधव की अपेक्षा यह नाटक अधिक संगठित है। इसके पश्चात तीसरा जो नाटक है वह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसका नाम है उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित में जो कवि है, भवभूति है, उन्होंने अपनी कल्पना का प्रयोग करके अद्भुत सृष्टि की है 7 अंकों के मध्य में। जो उत्तर रामचरित है उसकी नाटकीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। कथा वस्तु का जो स्रोत है और उसमें जो परिवर्तन किया गया है, तो देखिए आप, उत्तर रामचरित की कथा वस्तु रामायण पर आधारित है, किंतु भवभूति ने उसमें अनेक परिवर्तन किए हैं। निस्संदेह उनकी प्रतिभा के बल से उत्तर रामचरित का कथानक एक नवीन रूप में अवतीर्ण हुआ है। पद्म पुराण में भी राम कथा का यह प्रसंग उत्तर रामचरित की घटनाओं में मिलता है। इसी आधार पर वेलपलकर प्रभृति विद्वानों का विचार है कि भवभूति के उत्तर रामचरित का स्रोत वही पुराण था, किंतु पुराणों की निश्चित तिथि निर्धारित न होने तथा उनमें समय समय पर अनेक प्रक्षेप होने के कारण यह विचार हृदयंगम प्रतीत नहीं होता। बहुत संभव है कि उत्तर रामचरित की रचना के अनंतर किसी ने उसके आधार पर वह प्रसंग पद्म पुराण में जोड़ दिया हो। भवभूति ने रामायण की कथा में जो परिवर्तन किए हैं बच्चों, वो इस प्रकार से हैं कि रामायण की कथा दुखांत है। सीता पृथ्वी में समा जाती है और राम हाथ मलते रह जाते हैं, किंतु संस्कृत नाट्यशास्त्र के नियमों का ध्यान रखते हुए भवभूति ने उसे सुखांत चित्रित किया है। राम सीता लव कुश आदि के साथ सुखद मिलन के साथ नाटक समाप्त होता है। प्रथम अंक में चित्रवीथि की कल्पना कवि के उर्वर मस्तिष्क की उपज है। मूल कथा में उसका उल्लेख नहीं है। इस प्रयोग से रामचरित के उत्तर चरित के साथ पूर्व चरित भी संयोजित कर दिया गया है। तृतीय अंक में छाया सीता की कल्पना तो कवि की मौलिक सूझ है ही। छाया सीता की अवतारणा नाटकीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम का पंचवटी में वासंती से मिलना भी कवि की अपनी उद्भावना है। इस पात्र की कल्पना से कवि ने राम के हृदय का सच्चा चित्र दर्शकों के सामने रखने में अपूर्व सफलता पाई है।
चतुर्थ अंक में वशिष्ठ, अरुंधति, जनक आदि को वाल्मीकि आश्रम में एकत्रित करना भी कवि का ही कौशल है। रामायण की कथा में यज्ञाश्व चुराने के प्रसंग में राम और लवकुश का युद्ध वर्णित है और उसमें राम की पराजय भी दिखाई गई है, लेकिन भवभूति ने बड़ी कुशलता से अपने नायक के मान सम्मान की रक्षा की है, उन्हें ऐसी असमंजसकारी परिस्थिति से बचाया है। युद्ध लव और चंद्रकेतु में ही दिखाया गया है, जो कि समन्वय आदि के कारण औचित्यपूर्ण है। युद्ध वर्णन से राम के मंच पर आने में सहायता मिलती है। 7वें अंक में गर्भांक कवि का नूतन प्रयोग है। उत्तर रामचरित का प्रारंभ भी नाटक से है और अंत भी। उत्तर रामचरित का नामकरण ही बड़ा सारगर्भित है। हमने अपनी टीका में 18वें पृष्ठ पर इसकी विशद व्याख्या कर दी है। जो रचना करने वाला है इस पुस्तक की, उसने इसकी व्याख्या भी यहाँ पर कर दी है। नामकरण की भांति मंगलाचरण भी कवि के मानसिक विकास को समझने में सहायक होता है। स्पष्टतः कालिदास की भांति यद्यपि इनमें अपरितोषात् विद्वुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम की सी भावना नहीं है, फिर भी उनके स्वभाव में महान परिवर्तन दिखाई देता है। उत्तर रामचरित भवभूति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उनकी प्रारंभिक रचनाएं भले ही असफल रही हों, लेकिन उत्तर रामचरित के विषय में उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, यह प्रशस्ति पत्र उन्हें सहृदय समाज की ओर से दिया गया है। वस्तु, नेता और रस की सुंदर योजना ने इसे नाट्य साहित्य का उज्ज्वल रत्न बना दिया है। उत्तर रामचरित में विषकंभकों का भी प्रयोग कुशलता से हुआ है और जो नाटकीय संवाद हैं वो भी छोटे छोटे सहज हैं और बोधगम्य हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से उत्तर रामचरित बहुत महत्वपूर्ण है और दाम्पत्य प्रेम को भी उत्तर रामचरित में बहुत ही सुंदर चित्रित किया गया है। अब नाट्यशास्त्र की दृष्टि से इसकी कथा वस्तु प्रख्यात है। नायक धीरोदात्त है, नायिका स्वकीय है। इसमें प्रतिनायक या प्रतिनायिका का अभाव है। अर्थ प्रकृतियों, अवस्थाओं, संधियों का यथास्थान चारुता से सन्निवेश किया गया है। इसमें करुण विप्रलभ रस की प्रधानता है और वीर और अद्भुत आदि रस अंग हैं। रस विवेचन का वर्णन ये कह रहे हैं कि विस्तृत रूप से आगे करेंगे और उत्तर रामचरित की रस योजना के संबंध में प्राय सभी आलोचकों ने करुण रस को अंगी रस के रूप में स्वीकार किया है। उनकी मान्यता का आधार ही भवभूति का अपना ही श्लोक एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। इन विद्वानों के मत में भवभूति करुण रस के ही समर्थक रहे थे और नाट्यशास्त्र के नियमों को चुनौती देकर वीर और श्रृंगार के स्थान पर करुण को अंगी रस के रूप में स्वीकार किया था। अब जो उत्तर रामचरित है बच्चों, जिसका कि हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे, उसके बारे में आपको बता दूं कि भवभूति का यह सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें कवि ने अपनी कल्पना का प्रयोग
करके अद्भुत सृष्टि की है। इसमें 7 अंक हैं और इसमें रामचंद्र जी के उत्तर चरित्र का वर्णन है। यह महावीर चरित्र का उत्तर भाग ही समझा जा सकता है। प्रथम अंक में राम को दुर्मुख नामक दूत से सीता अपवाद विषयक सूचना मिलती है और वे प्रजारंजन के लिए उनका त्याग कर देते हैं। इसकी भूमिका बड़े ही कौशल से संयोजित की गई है। चित्र दर्शन के अवसर पर स्वयं सीता जी गंगा जी का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करती हैं और गंगा दर्शन के लिए उनका जाना अनजाने में ही राम से विछोह हो जाता है। दूसरे अंक का प्रारंभ 12 वर्ष के बाद होता है। आत्रेयी नामक तापसी तथा वासंती नामक वन देवी के संभाषण से हमें ज्ञात होता है कि राम ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया है और महर्षि वाल्मीकि किसी देवता के द्वारा सौंपे गए 2 प्रखर बुद्धि बालकों का पालन कर रहे हैं। राम दंडकारण्य में प्रवेश कर शूद्र मुनि का वध करते हैं। तृतीय अंक में तमसा और मुरला 2 नदियों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि परित्यक्त होने के अनंतर सीता जी प्राण विसर्जन करने के लिए गंगा जी में कूद पड़ी और वहीं उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। गंगा जी ने उनके पुत्रों की रक्षा करके वाल्मीकि जी को समर्पित कर दिया है। आज उनकी 12वीं वर्षगांठ है, इसलिए भगवती भागीरथी ने सीता जी को आज्ञा दी है कि वे अपने कुल के उपास्य देव भगवान सूर्य की उपासना करें। उन्हें भागीरथी का वरदान है कि उन्हें पृथ्वी पर देवता भी नहीं देख सकते, पुरुषों की तो बात ही क्या है। गंगा जी को यह बात ज्ञात है कि अगस्त्य आश्रम से लौटते समय रामचंद्र जी पंचवटी के दर्शन अवश्य करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि पूर्वानुभूत दृश्य का स्मरण कर वे विक्षिप्त चित्त हो जाएं। इसलिए उन्होंने सीता जी को राम का दर्शन करने की योजना बनाई है और उनकी देखरेख के लिए उन्होंने तमसा को उनके साथ भेजा है। इसके अनंतर भगवान रामचंद्र जी का प्रवेश होता है। वह पंचवटी प्रवेश में वन देवी वासंती के साथ पूर्वानुभूत दृश्यों को देखकर सीता की स्मृति से अत्यंत व्याकुल होते हैं। सीता अदृश्य रूप में उन्हें स्पर्श करके प्रबुद्ध करती है। छाया नामक इस तृतीय अंक में सीता के हृदय की शुद्धि हो जाती है और चौथे अंक में वाल्मीकि आश्रम में जनक, कौशल्या, वशिष्ठ आदि का आगमन होता है। कौशल्या और जनक का मिलन होता है। वहीं एक क्षत्रिय बालक लव को ये देखते हैं। अन्य ब्रह्मचारियों द्वारा रामचंद्र जी के यज्ञाश्व की सूचना सुनकर के वह भाग जाता है और 5वें अंक में यज्ञाश्व के रक्षक चंद्रकेतु से लव का वाद विवाद होता है और वे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यद्यपि उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ता है। 6ठे अंक में एक विद्याधर युगल के द्वारा दोनों के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। इसी बीच रामचंद्र जी के आ जाने से युद्ध रुक जाता है। कुश भी सूचना पाकर के आ जाता है। राम के हृदय में उनके प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ता है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाता कि ये उन्हीं की संतान है। 7वें अंक में गर्भांक नाटक का प्रयोग होता है। वहीं वाल्मीकि की योजना से सीता और राम का मिलन होता है। तो बच्चों, ये है आपके उत्तर रामचरित की कथा, जो कि 7 अंकों में ये नाटक विभक्त है और उन 7 अंकों में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है ये मैंने आपको अभी बताया। अब
ये सारा जो वृत्तांत हमने जान लिया है कि उत्तर रामचरित में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम प्रथम अंक से अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।